Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of marketing management. In today's lecture, we will discuss upon the topic factors affecting choice of channel of distribution. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उन पर्टिकुलर फैक्टर्स को जिनको ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरर्स को चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का टाइप क्या होना चाहिए, किस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज़ करते हुए मैन्युफैक्चरर को अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचाना चाहिए, ये एक बहुत सीरियस इश्यू होता है और एक बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू होता है। इसी वजह से जब कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या डिसाइड करती है कि कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू उसको अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है मार्केट में, तो इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को कंसीडर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनमें से जो सबसे पहला फैक्टर होता है दैट इज मार्केट कंसीडरेशन, यानी कि मार्केट, जिस पर्टिकुलर मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन वर्कआउट कर रही है, मार्केट के उन पर्टिकुलर फैक्टर्स के अकॉर्डिंग भी उसको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से पर्टिकुलर फैक्टर्स काउंट होते हैं मार्केट कंसीडरेशन में? इसमें से सबसे पहला फैक्टर होता है ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ मार्केट, यानी कि जिस पर्टिकुलर मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है, जहाँ जहाँ वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, उसका ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन कितना है, ज्योग्राफिकल बेसिस पर वो कितना ज़्यादा वाइड मार्केट में कवर कर रही है। अगर वो लिमिटेड मार्केट में कवर कर रही है तो पर्सनल सेलिंग के बेसिस पर भी वो प्रोडक्ट को सेल कर सकती है, लेकिन अगर उसका कवरेज एरिया ज़्यादा है और वो लार्ज मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है, तो इसके लिए वो कन्वेंशनल चैनल्स या किसी और बेटर चैनल को अडॉप्ट कर सकती है। दूसरा होता है इसके अंदर नंबर ऑफ बायर्स। नंबर ऑफ बायर्स पर भी डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट को परचेज करने वाले लोग कितने हैं। अगर लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन्स आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग या सेल्स फोर्स के बेसिस पर भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। आपको बहुत ज़्यादा सेल्स चैनल्स को सेटअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर आपके जो बायर्स हैं वो क्वांटिटी में लार्ज है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेटअप करना होता है। नेक्स्ट फैक्टर इज द साइज ऑफ ऑर्डर्स। आपके पास जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसका साइज क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर्स होते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा बल्क में ऑर्डर्स आते हैं, तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं ऑर्डर देने वाले बंदे से और उसको वो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के बेसिस पर भी फॉलो हो सकता है ये, उसे किसी भी टाइप के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेटअप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जो ऑर्डर साइज है उन्हें आपको टिनी साइज में ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट है अगर, तो फिर उसके लिए आपको कन्वेंशनल चैनल्स या फिर और भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को सेटअप करने के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द हैबिट्स ऑफ बायर्स। जो आपके टारगेटेड ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हैं, आपको उनकी हैबिट को भी स्टडी करना जरूरी है कि वो कहाँ से प्रोडक्ट को परचेज करने के हैबिचुअल है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे जब हम तहसील लेवल पर या टाउन बेसिस पर बात करते हैं तो वहाँ जो लोग हैं, जो वहाँ कस्टमर्स होते हैं, वो कन्वेंशनल चैनल्स की तरफ प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करते हैं। सिटीज़ की बात करेंगे, मेट्रो सिटीज़ की बात करेंगे तो या फिर महानगरों की बात करेंगे तो वहाँ जो कस्टमर्स हैं वो मॉडर्न चैनल्स के बेसिस पर, जैसे मॉल्स हो गए, सुपरमार्केट हो गए, इनके बेसिस पर प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपके कंज्यूमर्स की हैबिट क्या है, कहाँ से वो परचेज करते हैं प्रोडक्ट को, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेटअप करना चाहिए। अगर कन्वेंशनल कंज्यूमर्स हैं तो कन्वेंशनल चैनल्स की तरफ जाइए, अगर मॉडर्न कंज्यूमर्स हैं आपके तो फिर आप शोरूम्स सेटअप कर सकते हो, सुपरमार्केट्स में अपनी शॉप्स को ओपन कर सकते हो, एक्सक्लूसिव शोरूम्स ओपन कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। नेक्स्ट वन इज द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है, यूजफुलनेस क्या है, उस यूजफुलनेस को ध्यान में रखते हुए भी आप डिसाइड करते हो कि आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए। जैसे क्या होता है कि जब आपका प्रोडक्ट हाईली कॉस्टली होता है और बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है प्रोडक्ट, तो उसके लिए आप प्रेफर करते हो एक्सक्लूसिव शोरूम्स। जैसे कि आपने देखा होगा तनिष्क काफ़ी कॉस्टली प्रोडक्ट अवेलेबल कराता है मार्केट के अंदर, ऑर्नामेंट्स बनाता है वो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाता है, तो उसने एक्सक्लूसिव शोरूम्स ओपन कर रखे हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर जगह जगह, और उनके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है। तो डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही आप चैनल्स को सेटअप करते हो। नेक्स्ट वन आता है इसके अंदर पॉलिसीज ऑफ कॉम्पिटिटर्स, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसीज क्या है, वो किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को सेटअप करते हुए अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उसको भी आपको कंसीडर करना जरूरी है, और उसको ही ध्यान में रखते हुए आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराओगे, क्योंकि कंज्यूमर्स की हैबिट पड़ चुकी होगी उन्हीं चैनल्स के थ्रू परचेस करते हुए। जैसे मान लीजिए कि आप FMCG लाइन में डील कर रहे हैं और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो कन्वेंशनल चैनल्स के थ्रू प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो बेटर है कि आप भी कन्वेंशनल चैनल्स को फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, द सेकेंड इज द प्रोडक्ट कंसिडरेशन। यहाँ पर प्रोडक्ट से रिलेटेड फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, जैसे कि सबसे पहला है वेट ऑफ प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट का वेट क्या है, या तो लाइट प्रोडक्ट होगा, लाइट वेट प्रोडक्ट होगा, या फिर हैवी वेट प्रोडक्ट होगा। लाइट वेट प्रोडक्ट केस में इसे आप आसानी से कैरी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह तक, और बल्क में इनकी क्वांटिटीज़ को डिलीवर किया जा सकता है। तो ज़्यादातर जो लाइट वेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनको सेल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द कन्वेंशनल चैनल्स। लेकिन जो हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि मोटरसाइकिल्स, ट्रैक्टर्स, 4 व्हीलर्स, ठीक है, इनके लिए क्या करती है कंपनी, अलग से शोरूम्स ओपन करती है, एक्सक्लूसिव शोरूम्स ओपन होते हैं हर सिटी के अंदर, और इनके थ्रू इन प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। दूसरा है इसके अंदर, दैट इज प्रोडक्ट पेरिसेबिलिटी, यानी कि पेरिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट को आपने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद वो फिनिश, उसका एग्जिस्टेंस फिनिश, यानी कि उसको आप रिपीटेडली यूज़ नहीं कर सकते, तो पेरिसेबल फीचर कहलाता है। आपने देखा होगा कि जो प्रोडक्ट्स पेरिसेबल होते हैं इनको रूटीन बेसिस पर यूज़ किया जाता है, और इसी वजह से इनको कन्वेंशनल चैनल्स के बेसिस पर सेल किया जाता है, यानी कि होलसेलर तक पहुंचते हैं, होलसेलर से रिटेलर पर पहुंचते हैं, और रिटेलर से फाइनली कंज्यूमर तक सेल हो जाती है उसको। लेकिन जो नॉन पेरिसेबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए कंपनी क्या करती है, अलग टाइप के चैनल अरेंजमेंट को फोकस कर सकती है, डीलर्स को अपॉइंट कर सकती है जो स्पेशली उसके प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होंगे, या अपने शोरूम्स भी एस्टेब्लिश कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स। अगर आपके प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड हैं, यानी कि उनमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, एक जैसे प्रोडक्ट आप बना रहे हो, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे हो, तो फिर उस केस में आप एक प्रॉपर चैनल को सेलेक्ट करना चाहोगे, और अगर आपके पास डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अलग टाइप के चैनल को सेटअप करना चाहोगे। तो डिपेंड करेगा कि वेदर यू आर प्रोड्यूसिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन इज द पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट क्या है आपके प्रोडक्ट की। अगर आपके प्रोडक्ट सस्ते हैं, उनके प्राइस कम है, तो आप कन्वेंशनल चैनल्स को ही फोकस करोगे, क्योंकि उसके मीडियम से सेल करना आसान होता है और बल्क में आप ज़्यादा क्वांटिटी वहाँ सेल कर सकते हो। देखा भी होगा आपने, जितने भी चीप प्रोडक्ट्स होते हैं या कम प्राइस के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी पर यूनिट कॉस्ट कम होती है, उनको कन्वेंशनल चैनल्स के थ्रू ही सेल किया जाता है। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट कॉस्टली है, जैसे कि आपने देखा होगा क्लॉथ्स, ऑर्नामेंट्स, 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, जितने भी कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं इनके लिए कंपनी क्या करती है, अलग से एक शोरूम्स सेटअप करती है, फ्रेंचाइजी सिस्टम को फॉलो करती है, एक प्रॉपर नेटवर्क सिस्टम को फॉलो करती है और उसके बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस एंड देयर कंसिस्टेंसी। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइंस को डेवलप कर रही हैं, जिनके पास एक से ज़्यादा फील्ड में प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी है, तो उनकी प्रोडक्ट लाइन के नंबर्स कितने हैं, कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स को वो डेवलप कर रही हैं, और उनकी कंसिस्टेंसी लेवल क्या है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि वो किस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करेंगी। जैसे आपने देखा पतंजलि है,
तो पतंजलि के पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। तो इसके लिए क्या कर रखा है उसने हर सिटी के अंदर एक ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट कर रखा है, एक ऑथराइज्ड डीलर बना रखा है जो केवल और केवल उसके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा होगा। इसके अलावा आपको कोई और प्रोडक्ट वहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए, HUL की बात करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो ये कंपनी क्या है, ये कंपनी अपने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट लाइंस को सेम ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल चैनल्स के बेसिस पर सेल करती है। होलसेलर्स, रिटेलर्स के पास अवेलेबल होता है, या इसके प्रोडक्ट्स आपको शोरूम्स में भी देखने को मिल जाएंगे, या जो सुपर बाजार्स आजकल ओपन हो गए हैं वहाँ भी आपको इसके प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये अलग अलग चैनल्स को ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं। लास्ट वन इज आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज किस तरह से प्रोवाइड करनी है? अगर आपका प्रोडक्ट आफ्टर सेल सर्विसेज की डिमांड कर रहा है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर चैनल सेटअप करना जरूरी है, जैसे कि कस्टमर्स को प्रॉपर एक सेल सर्विसेज मिल सके। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को सेल करने वाली कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, डीलर नेटवर्क के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं और फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आफ्टर सेल सर्विसेज को भी प्रोवाइड करती हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द मिडिल मैन कंसिडरेशन। मिडिल मैन को भी ध्यान में रखते हुए हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं इसमें? द वेरी फर्स्ट वन इज द सर्विसेज ऑफ मिडिल मैन। किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है मिडिल मैन के द्वारा, इस पर डिपेंड करेगा कि आप किन किन मिडिल मैन को अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इंक्लूड करोगे। अब डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं मिडिल मैन, इंटरमीडियरीज, जैसे कि वो एक सेल्समैन की तरह वर्कआउट करते हैं, वो आपके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज भी करते हैं। तो डिपेंड करेगा कि उनके द्वारा किन किन फंक्शंस को परफॉर्म किया जा रहा है, उसके बेसिस पर आप सेलेक्ट करोगे कि कौन कौन से इंटरमीडियरीज आपको अपनी चेन में इंक्लूड करने हैं। दूसरा है सेल्स पॉसिबिलिटीज। क्या करोगे आप? डिफरेंट चैनल्स हैं, उन चैनल्स के बेसिस पर आप एक एनालिसिस करोगे कि हर चैनल में आपके प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हो सकती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या है, जो भी चैनल सेलेक्ट करे उसके बेसिस पर उसकी सेल्स मैक्सिमम हो, तो जो उसको मैक्सिमम सेल्स प्रोवाइड कर रहा होगा उसी चैनल को वो फोकस करेगी। तीसरा है कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट भी कम से कम आनी चाहिए, तभी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा कंपनी का। जब कंपनी की सेल्स मैक्सिमाइज होगी जिस चैनल के मीडियम से और उसकी कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो वो कंपनी उसी चैनल को सेलेक्ट करेगी। तो वो चैनल कंसीडर करते समय कॉस्ट को भी ध्यान रखती है कि उस चैनल के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करने की कॉस्ट कितनी आएगी। और चौथा पॉइंट होता है इसके अंदर एटीट्यूड ऑफ मिडिलमैन टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर्स पॉलिसीज। जो मैन्युफैक्चरर ने अपनी पॉलिसीज बनाई हैं प्रोडक्ट को सेल करने के रेफरेंस में, उसके रिगार्डिंग मिडिलमैन का बिहेवियर क्या है, मिडिलमैन का एटीट्यूड क्या है, ये भी बहुत मायने रखता है। अगर सपोर्टिव है मिडिलमैन का बिहेवियर तो वो आपकी कंप्लीट हेल्प करेगा आपके प्रोडक्ट को मैक्सिमम लेवल तक सेल करने में। लेकिन अगर सपोर्टिव नहीं है, एटीट्यूड उसका अलग है, तो फिर बेटर है कि आप उस चैनल को सेलेक्ट ना करें। ठीक है, नाउ कम टू द लास्ट कंसिडरेशन एंड दिस इज द कंपनी कंसिडरेशन। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को हमें कंसिडर करना होता है। जैसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर गुडविल ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी की रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग है तो वो चाहे किसी भी चैनल को सेलेक्ट कर ले, हर चैनल के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। लेकिन अगर रेपुटेशन स्ट्रांग नहीं है, नई कंपनी मार्केट के अंदर आई है, तो वो कोशिश करती है ट्रेडिशनल चैनल्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करने की। दूसरा है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है कंपनी। अगर कंपनी के पास रिसोर्सेज कम अवेलेबल है तो वो ट्रेडिशनल चैनल्स को फोकस करती है, लेकिन अगर लार्ज रिसोर्सेज है तो फिर वो डिफरेंट टाइप के चैनल्स को भी फॉलो कर सकती है। ट्रेडिशनल चैनल के साथ साथ अपने एक्सक्लूसिव शोरूम्स भी ओपन कर सकती है, या डिफरेंट जो बाजार कॉन्सेप्ट है उन पर भी अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करा सकती है, या और भी कॉन्सेप्ट है चैनल्स के उनको अडॉप्ट कर सकती है। नेक्स्ट वन इज द मार्केटिंग एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। कंपनी का मार्केटिंग एक्सपीरियंस कितना है और मैनेजमेंट कितना काबिल है। अगर सुपीरियर लेवल का मैनेजमेंट है तो किसी भी चैनल के थ्रू रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन अगर आपका मार्केटिंग एक्सपीरियंस कम है और मैनेजमेंट
उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखता है अभी, तो आप बेटर है ट्रेडिशनल चैनल्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कीजिए। नेक्स्ट वन इज द डिज़ायर फॉर कंट्रोल और चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल करने की कितनी डिज़ायर है आपकी? आप अगर फुल्ली कंट्रोल में रखना चाहते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को, तो बेटर है कि आप एक्सक्लूसिव शोरूम्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करिए। लेकिन अगर आप फ्री बेसिस पर कंट्रोल आप मिनिमम रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स मैक्सिमम हो, तो ट्रेडिशनल चैनल के बेसिस पर भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज द साइज ऑफ द कंपनी। कंपनी का साइज मैटर करता है। कंपनी किस साइज़ की है? लार्ज साइज़ की कंपनी है, स्मॉल साइज़ की कंपनी है, मीडियम साइज़ की कंपनी है, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि वो अपने प्रोडक्ट को किस पर्टिकुलर चैनल के बेसिस पर सेल करेगी। लार्ज साइज़ की कंपनी है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उन ऑप्शंस में से डिफरेंट ऑप्शंस को फॉलो करते हुए वो चैनल्स को सेलेक्ट कर सकती है। वहीं स्मॉल कंपनी के पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, ज़रूरत भी नहीं है उसको, स्मॉल लेवल की है तो वो डायरेक्ट सेलिंग के बेसिस पर भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती है। ओके, so these all are the points which must be taken into consideration while selecting the channel of distribution. Okay, thank you.